जनवरी से शुरू हुआ, तो कहने के लिए 14 जनवरी है, बीच में तो 2 दिन छुट्टी रहा। नॉर्मली शुक्रवार से स्टार्ट हुआ था ना, सिर्फ एक क्लासेस हुई है। उस एक क्लासेस को आज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। आज एक फाइल भेज देंगे साथ में, वैसे उस दिन ही भेजा था मैंने, एक जीएसटी लेवल 1 के नाम से फाइल बना रखी है। और फटाफट रिवाइज के लिए करता हूँ मैं। ये पहले शीट जो देख रहे हैं, शीट 1, इसके अंदर आपकी एक सिलेबस है जो हमने डाल रखा है। इसमें कुछ खास चीज नहीं है था। टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जीएसटी कब आया नहीं आया, सीजीएसटी या जीएसटी आईजीएसटी इनपुट क्या होता है, वो चीजें आप कर सकते हो। तो आप पुराना वीडियो को भी रिकॉर्डिंग ले लेना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो जाएगा। बड़ी चीज नहीं थी। एचएसएन कोड इस्तेमाल कैसे करते हैं वो। आज हम पॉइंट नंबर 9 पे फोकस करेंगे। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो भाई, लग रहा है पीछे से, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। नहीं तो पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इनवाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इनवाइसेस के टाइप क्या होते हैं। ये शीट नंबर आपके 6 पे मिल जाएंगे, 6ठे पे मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ इनवाइसेस। देखिए, जीएसटी में 2 प्रकार के इनवाइसेस रेज होते हैं। 2 प्रकार के इनवाइसेस इशू कर किया जाता है। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैं बिल बना रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली 2 टाइप के इनवाइसेस बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं। एक होता है टैक्स इनवाइस, सेकंड होता है बिल ऑफ सप्लाई। जो टैक्स इनवाइस देख रहे हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जिस बिल के ऊपर टैक्स लगा हो, जिस बिल के ऊपर टैक्स लगा हो, वो ऑटोमेटिकली टैक्स इनवाइस ही निकलेगा, उसे टैक्स इनवाइस ही कहते हैं। और जिस बिल के ऊपर टैक्स लगा हुआ नहीं है, तो वो अमाउंट, वो जो बिल है, वो आपका बिल ऑफ सप्लाई होगा। सिंपल सी बात। या ऐसा कह सकते हैं कि टैक्सेबल आइटम अगर आप बेच रहे हो, तो टैक्सेबल आइटम बेचोगे तो टैक्स लोगे ही, सिंपल सी बात है, तो वो टैक्स इनवाइस होगा। और टैक्सेबल आइटम अगर नहीं सेल करते हैं, एग्जेम्प्टेड आइटम सेल करते हैं, तो वो बिल ऑफ सप्लाई होता है। इसको ध्यान रखिए। इन दोनों बातों को जस्टिफाई करने के लिए मैं टैली में चलता हूं, जहां पर ये एंट्री की हुई कोई भी कंपनी खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या सही या गलत है। इसके हिसाब से जरा बात करते हैं। एक मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं कंपनी अभी। देखिए, 11:30 बजे क्लास चल रही है हमारी जीएसटी की, उसी का खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और डेबुक में जाकर के पूरी कंपनी मैंने ओपन कर लिया है। ओपन कंपनी करने के बाद F4 प्रेस करेंगे, सेल्स प्रेस करेंगे, तो सारी सेल की जो वाउचर है वो आप सामने हो जाएगा। जब ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल भी खुल जाएगी। इससे पता चलेगा कि कौन सा एग्जेम्प्टेड है, कौन सा टैक्सेबल है। आप इसे देख सकते हैं, ये लोकल सेल है और 28-18 पर, यानी कि टैक्सेबल आइटम सेल की गई। इसके अंदर घुसेंगे तो देख रहे हैं टैक्स लगा हुआ। यहाँ ऑल्ट P करेंगे, प्रिंट कमांड डालेंगे, करंट पे जाएंगे और आई बटन डालेंगे, तो व्यू दिखा देगा। ऑटोमेटिक देखेंगे टैक्स इनवॉइस यहाँ छप कर आ गया। यानी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका रूल है, रूल को फॉलो करता है आपका टैली। तो आप जब भी बाजार में आप सामान खरीदिएगा जिस पर जीएसटी लगा हुआ, दैट इज द टैक्स इनवॉइस। अच्छा, कोई ऐसा बिल आपको दिखाते हैं जिसपे कि जीएसटी मतलब एग्जेम्प्टेड आइटम हो। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये 0% का है, ये देख रहे हैं, यानी एग्जेम्प्टेड आइटम। या ये देखिए 0% का आइटम है, कोई भी देख लीजिए, जैसा चावल देख रहे हैं। इसको मैं ऑल्ट P करता हूँ, एंटर करता हूँ, आई बटन डालता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली बिल ऑफ सप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी नहीं है। तो आइटम अगर टैक्सेबल है तो समझिए उस पर बिल टैक्स इनवाइस निकलेगा। अगर टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड आइटम है, तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई। ये तो हो गई बात क्लियर। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर करके, एक एक्सपोर्ट सेल्स दिखाता हूँ। जैसे एक्सपोर्ट, ये इसको देखिएगा, एक्सपोर्ट सेल्स, इसको मैं ऑल्ट P करता हूँ, एंटर करता हूँ, आई बटन डालता हूँ। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस दिख रहा है, जबकि इसके अंदर जीएसटी लगा हुआ नहीं है, देख रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट में, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा बाद में, कि एक्सपोर्ट करने में क्या होता है। जब हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि क्लाइंट से, जैसा सीके लिमिटेड हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट से आपको जीएसटी नहीं लेना है। आपको केवल अमाउंट लेना है, आपकी पैसा जो है सेल का वो लीजिएगा, आपको जीएसटी नहीं लगाना है। तो देख रहे हैं जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, बट आइटम टैक्सेबल है। क्योंकि बैटरी जो हम बेच रहे हैं वो इंडिया में बेच रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगा रहे हैं। टीवी बेच रहे हैं, इंडिया में टैक्स लगा रहे हैं, बट इंडिया से बाहर बेच रहे हैं तो उस पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब ऑल्ट P करते हैं, एंटर करते हैं, आई बटन डालते हैं, तो वहां पर निकलता है टैक्स इनवॉइस। इसका मतलब है कि अगर मेरे से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या अंतर है, तो आपको जवाब कुछ ऐसा देना है कि अगर सर टैक्सेबल आइटम बेच रहे हैं, ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल आइटम अगर सप्लाई जा रही है, चाहे वो इंडिया से बाहर जा रही है या विद इन इंडिया जा रही है, फर्क नहीं पड़ता है, वो टैक्स इनवॉइस पे ही जाएगी। और अगर आइटम एग्जाम हाँ, तो एक्सपोर्ट मैं कह रहा हूँ कि टैक्सेबल आइटम, अगर मैं यहाँ पे परिभाषा में ये चेंज कर दें
कि बिल के ऊपर इनवाइस, बिल के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है तो टैक्स इनवाइस, नहीं लगा हुआ तो बिल ऑफ सप्लाई, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बिल पर लगा हुआ नहीं है जीएसटी, तो हम तो बोल सकते हैं कि नहीं ये तो बिल ऑफ सप्लाई में जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आइटम टैक्सेबल बेच रहे हैं, चाहे उस पर जीएसटी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो आइटम जो बेच रहे हैं वो टैक्सेबल अगर है तो उस पर लगेगा आपका ये टैक्स इनवाइस, ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। और अगर आइटम एग्जेम्प्टेड है तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई में। हाँ ये बाहर का है, ये बाहर की पार्टी, तभी तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चाइना जा रही है तो एक्सपोर्ट में, हाँ जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसको बारीकी को समझिए। जल्दीबाजी में आंसर हम दे देते हैं कि कुछ दिमाग में रख करके सर जिस पर टैक्स नहीं लगता है वो जीएसटी, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा बिल के ऊपर वो बिल ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जिस पे लगेगा वो टैक्स इनवाइस हो जाएगा, निकल जाते हैं। वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस पे भी टैक्स लगा हुआ नहीं है, मैं बारीकी में जा रहा हूँ, अंदर घुस रहा हूँ, तो इस पर टैक्स लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब बिल ऑफ सप्लाई निकलना चाहिए था, बट गलत है ना, क्योंकि आइटम, बट डेफिनेशन ये देना है कि आइटम अगर टैक्सेबल है, ठीक, तो वो टैक्स इनवाइस पे माल जाएगा, और आइटम अगर एग्जेम्प्टेड है तो वो जाएगा बिल ऑफ सप्लाई पे जाएगा, समझ रहे ना, इसको डेफिनेशन पे समझिए यहाँ पर, ठीक। तो सेपरेट जीएसटी मेंशन ऑन द इनवाइस, अब इसमें अब देखिए मैंने तो इस तरह से लिख दिया कि सेपरेट जीएसटी मेंशन ऑन इनवाइस कॉल्ड टैक्स इनवाइस, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एंड मैं लिख देता हूँ साथ में, ये तो ठीक है जीएसटी इनवाइस सेपरेट है, एंड इफ सोल्ड द टैक्सेबल आइटम that invoice called, ऊपर जा रहा है, that invoice called tax invoice, समझिए, if sold the taxable item, if sold the taxable item that invoice called tax invoice, ठीक है, तो बीच में कॉमा लगा देते हैं, और वही सेम हम आंसर यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे करके, if sold the exempted items, EXEMPTED, exempted item that called the, सर जी बोलो बोलो बोलो, ये एग्जेम्प्टेड आइटम जो है इसका प्रिंट जो है अलग आएगा, टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा। नहीं ये अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले में, चलो फिर से दिखा देता हूँ आपको, कि ये देखिए ये जो बिल देख रहे हैं ये टैक्स इनवॉइस का बिल है, ये तो ऑलरेडी आपको दिखाई दिया मैंने आई बटन डाल करके, यहाँ देखिए टैक्स इनवॉइस दिख रहा है कि आइटम टैक्सेबल है। अगर मैं एग्जेम्प्टेड आइटम अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, लेकिन फिर भी चलो देख लेता हूँ, ये देखिए जैसे ये देखिए राइस 0% का आइटम होता है, ऑल्ट पे करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई आ रहा है, ठीक ना जी सर। ठीक। तो ये रही बात डेफिनेशन पर ध्यान रखिएगा, ये खास करके पूछते हैं जो बेसिक आप जॉब लेंगे तो खासकर वहां तो पक्का पूछेगा, और थोड़ी बड़े रेंज के लेंगे तो आपको टाइम पास करने के लिए या बारीकी चेक करने के लिए भी कभी कभी देखते हैं वहां पर, ठीक। तो क्लियर है वाली बात। अब सवाल एक बड़ा है कि मजे वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी हमसे दोनों आइटम लेती है एक ही बिल, सर आपकी वॉइस कट रही है, हाँ जी, क्लियर नहीं आ रही। ऑनलाइन वाले दिक्कत आ रही है क्या, मेरी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है किसी और को? आपकी आवाज ना बीच बीच में रुक रही है, बीच बीच में रुक रही है सर। हाँ मैं भी रुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, शायद नेट की समस्या में भी मुझे लग रहा है शायद। अब देखो सही है क्या, अब सही आ रहा है वैसे? हेलो यस सर, अभी हाँ सही सर, आ रही है। ठीक हाँ ठीक, जी सर आ रही है। हाँ चलो ठीक है, तो बीच बीच में नेट का हो सकता है समस्या हो। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन यह है कि अगर एक ही कोई पार्टी दिल्ली की हो या दिल्ली के बाहर हो, अगर वो हमसे दोनों ही सामान एक ही बिल पे लेता हो, यानी आइटम टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल है, दोनों एक ही सर आइटम, फिर हो रहा है ये। सबसे बढ़िया उपाय है सुनो मत, यहाँ पर आ जाइए, ये सही है सबसे बढ़िया। आइए जरा देखते हैं भाई, नेट का समस्या कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नेट वैसे तो हाई स्पीड का नेट चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अब क्या बताएं कभी कभी हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। वॉचर पाते हैं, और वॉचर पाने के बाद मैं कोई भी पार्टी उठा लेते हैं, जैसे सपोज ए लिमिटेड, चेक कर लेता हूँ ये डेटर है, क्या है डेटर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है, और इसको मैं 2 प्रकार के आइटम सेल करते हैं, जैसे बैटरी मान लीजिए 1 पीस का सेल कर रहे हैं,
एग्जाम्पल पर ले रहा हूँ, और हमने 28% का बैटरी सेल कर दिया, इसके साथ साथ में चावल बेच दिया, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होगा। इसको मैं एग्जेम्प्टेड आइटम मैंने बेच दिया, तो अब देख रहे हैं कि जब जीएसटी लगाऊंगा मैं तो एक पे तो लगेगा, एक पे तो लगेगा, बट एक पे नहीं लगेगा, मतलब एक पे अपने आप कैच कर लेगा, दूसरा पे नहीं करेगा। अब आपको क्या लगता है कि अंदाज लगाइए क्या हो सकता है। मैं ऑल्ट पी करूं, एंटर करूं, आई बटन, और यार दिखा दिया मैंने तो मैं दिख रहा था। तो क्या देख रहे हैं आप मैजिक कि टैक्स इनवाइस आपको छप रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, मतलब एक ही इनवाइस के ऊपर अगर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों आइटम अगर सपोज जा रहा है तो इश्यू होगा टैक्स इनवाइस। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि ये दिमाग काम कर लेता है कि ठीक है भैया टैक्सेबल आइटम है तो टैक्स इनवाइस, टैक्सेबल आइटम नहीं है तो बिलो सप्लाई। लेकिन अगर मिक्स है तो अगर हम बात करें, मिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इफ सोल्ड टैक्सेबल आइटम, यहाँ पर एक बढ़ा देता हूँ इस लाइन में, इफ सोल्ड एग्जेम्प्टेड एंड, ऐसा करते हैं टैक्सेबल आइटम एंड एग्जेम्प्टेड items on same bill that call the tax invoice। अब समझ में आ रहा हो? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि अगर इनवाइस के बारे में पूछा जा रहा है तो दो बातें ध्यान रखेंगे कि अगर आइटम टैक्सेबल है तो चाहे उसके साथ आपकी एग्जेम्प्टेड आइटम भी लगा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है, जो बिल निकलेगा अपना बिल निकलेगा, टैक्स इनवाइस ही निकलेगा। ठीक है, यही इसमें बताना चाह रहे थे इस टॉपिक पे, इनवाइसेस पे, और खास कुछ नहीं। बाकी मैं इनवाइस बनाने के लिए मैं आपको लेवल नंबर 2 में सिखाता हूं कि प्रॉपर इनवाइस कैसे बनता है, जैसे कि लोगो कैसे लगाते हैं या कुछ और बातें इसके अंदर हम बात करेंगे, तो हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे उतना, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था यहाँ पर टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में खास अंतर क्या है, तो आप समझ में आ गया होगा, है ना? कोई क्वेश्चन? नहीं। अब ये देखिए नीचे में लिखा है रिक्वायरमेंट ऑन इनवाइस से, इनवाइस के ऊपर क्या नाम होता है पता होता है, इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए क्योंकि लेवल नंबर 2 में हम प्रॉपर इनवाइस सिखाएंगे, उसमें रेसिपिएंट, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, हटाना, जोड़ना सब बताएंगे, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। और ये देख रहे ग्रे कलर का है, वो गुड्स के लिए ऑप्शन किसी ने पूछा होगा प्रिंटिंग करने के लिए, तो प्रिंटिंग करने के लिए बता रहे हैं। तो लेवल नंबर 2 में जब जाएंगे प्रॉपर इनवाइसिंग बनाने के लिए तो वहां पर हम जिक्र करेंगे, फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, फिलहाल इतना ही रखिए। ठीक, कोई क्वेश्चन है पुटअप कर सकते हैं, मेरी अगर आवाज आ रही है तो पूछ सकते हैं, नहीं आ रही है तो मत पूछिए। आइए, तो हमारे तरफ से ये खत्म है भाई। आइए, ये अभी इतना खत्म होने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट बात करेंगे, जो जीएसटी के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से बात करिएगा थ्योरी में, वो थ्योरी है रिटर्न फाइलिंग करने की। बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, इसके लिए शीट नंबर 6 नहीं, शीट नंबर 7 पे हमने कुछ जीएसटी नंबर दे रखे हैं, आपके काम लायक, छोड़ दीजिए। ये शीट नंबर 8 बहुत 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 इंपॉर्टेंट शीट नंबर 8 है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और इस पे इंटरव्यू में 100% पूछेंगे आपसे। क्या है बताते हैं। पहले बात समझिए कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जीएसटी, उसका एक ही मकसद है नौकरी करने में, जब हम जॉब पकड़ेंगे तो वहां पर एक ही बात क्वेश्चन करता है कि जीएसटी का बिलिंग करने आता है। इनिशियल जॉब की बात करेंगे तो बिलिंग करने आता है, वो मैं लेवल 2 बताऊंगा बिलिंग कैसे होती है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अगर थोड़ा अपर लेवल की बात करेंगे तो पूछता है कि क्या जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग करने आता है, तो रिटर्न फाइलिंग क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, कब होता है, उसके अंदर क्या भरे जाते हैं, इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि थोड़ी सी स्टैंडर्ड अगर हम चलें, जैसे कि 25, 30, 35, 40, 50,000 के सैलरी की बात करेंगे तो वहां थोड़ा सा इसी चीज को स्टैंडर्ड तरीके से पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जीएसटी का काम संभालना आपको दे दिया जाए तो जीएसटी कंप्लायंसेस में आप क्या क्या देखोगे, मतलब बड़ा टिपिकल शब्द इस्तेमाल कर लिया, जीएसटी कंप्लायंसेस, मतलब ये नहीं पूछा जीएसटी में काम क्या देखोगे, कंप्लायंसेस की बात करता। तो कंप्लायंसेस सब समझिए क्या होता है। एक कंप्लायंसेस का मतलब होता है जीएसटी से संबंधित हमारे कंपनी के अंदर जो लागू हो सकता है वो सब लागू करना। अब कंपनियां हर तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, सर्विस होता है, तो हर प्रकार की, एक्सपोर्ट करने वाली होती है, इंपोर्ट भी करती है, तो हर तरीके को हर व्यू से देख करके आपको जीएसटी अप्लाई करनी है उस कंपनी पे, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंसेस, कि जीएसटी कंप्लायंसेस हमारे यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से कि रोल ऑफ बिजनेस अंडर द जीएसटी, यानी एक बिजनेस अगर जीएसटी के अंतर्गत आ रही है, मतलब स्टार्ट हो रही है, जीएसटी में आ रहा है,
तो क्या क्या कंप्लायंसेस जीएसटी के उसे पूरी करनी पड़ेंगी, फिर दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले समझिए कि बिजनेस का रोल, सबसे पहले उसको आप बताएंगे कि सर कोई बिजनेस अगर जीएसटी में अभी नहीं आया है तो पहला काम है GSTIN लेना। ये GSTIN क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं। मोटा मोटा बोले तो जीएसटी नंबर लेना, जीएसटी नंबर अप्लाई करना। अब जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करते हैं ये तो इंटरव्यू पूछेगा नहीं, पहली बात, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के अंदर होते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे लेवल नंबर 2 में कि जीएसटी नंबर अप्लाई कैसे करते हैं। जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है ये तो पता ही होगा, और उनके बारे क्या पता होगा कि 07 क्या होता है स्टार्टिंग का, फिर ब्रांच कैसे पकड़ते हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी बता चुका था। तो पहले बताएंगे कि कोई बिजनेस अगर जीएसटी में आता है तो सबसे पहले उसे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद इनवाइसेस बनाई जाएगी। जब इनवाइस बनाई जाएगी तो उसके अंदर जीएसटी का रूल लागू की जाएगी। रूल बोले तो लोकल बेचते हैं तो CS लगेगा, इंटरस्टेट बेचेंगे तो IGST लगेगा, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, उसके भी कुछ रूल्स हैं, नहीं लगेगा तो हम वो बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो जीएसटी लगाना स्टार्ट करेंगे इनवाइसेस के ऊपर। तीसरी, जो जीएसटी का इनवाइस हमने तैयार किया और हमारे पास जो माल आ रहा होगा, परचेजिंग हो रही होगी और एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, जैसे मान लीजिए रेंट का बिल पे किया या हमने प्रिंटिंग का पेपर मंगाया, उसका खर्चा के लिए हम पेमेंट करा, तो हमारी परचेज यानी गुड्स की परचेज और एक्सपेंसेस और साथ ही साथ गुड्स का सेल, इन तीनों को मिला करके जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, हो सकता है टैली हो सकता है मार्ग हो सकता है BG हो सकता है सैप हो, कुछ भी हो सकता है। उन सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे इसकी एंट्री लेनी है, परचेज की एंट्री करनी है, एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, सेल की एंट्री करनी है। तो पहला काम जीएसटी नंबर अप्लाई करने का, इनवाइसेस के ऊपर जीएसटी लगाने का। तीसरी, जितने भी बिल आ रहे हैं हमारे पास उसकी एंट्री करने का। ये बात अलग है कि मैं अगर सीनियर लेवल पे जा रहा हूँ जॉब के लिए तो ये सब काम मैं करवाऊंगा, करूंगा नहीं, ना परचेज के एंट्री करूंगा, ना खर्चे के एंट्री करूंगा, ना सेल की एंट्री करूंगा, बट करवाऊंगा मतलब कंट्रोलिंग मेरे अंदर होगी। अब इतना करने के बाद जब 1 महीना खत्म हो जाता है तब हम जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग करते हैं। रिटर्न फाइलिंग का मतलब, सरकार ने बोला कि जो आपने खरीदा, जो आपने खर्चे किए, जो आपने बेचा, इन सब की डिटेल्स बना करके देना है गवर्नमेंट को। यानी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग मींस डिटेल्स ऑफ परचेज, एक्सपेंसेस एंड सेल, यानी जो हमने खरीदा उसकी डिटेल्स, जो हमने खर्चे किए उसकी डिटेल्स और जो हमने माल बेचा उसकी डिटेल्स पूरी बना करके सबमिट करना है गवर्नमेंट को। एक समय पर करना है, जो समय आपका बनता है उस समय पर करना होगा। अगर दोनों के हिसाब किताब करने में अगर जीएसटी हमें जमा करना होता है गवर्नमेंट को तो उसी वक्त में जीएसटी भी जमा करना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना। मतलब समझिए कि सबसे पहले तो जीएसटी नंबर लेकर इनवाइसेस रेज किया, इसको एंट्री पास किया, इसके बाद सीनियर लेवल का काम चालू हो जाता है। तो अगर मेरी सैलरी अच्छी खासी पे हम जॉब लग रहे हैं तो हमारा काम होगा रिटर्न फाइलिंग करना। मतलब जो हमारा अकाउंटेंट यानी हमारा जो नीचे तबके का जो बंदा है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, जिसने भी एंट्री पास किया है उसके बेस पर मेरे को रिटर्न फाइलिंग करने का, यानी परचेज, एक्सपेंसेस, सेल की डिटेल्स सरकार को देना होगा। कैसे सबमिट करते हैं, कब करते हैं, इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे, काफी दिन चलेगा इस पे टॉपिक। और उसके बाद जीएसटी में जमा करना होगा, उसी पल में हम जमा कर देंगे। इस पूरी स्टेप को कहते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब सवाल खड़ा है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में वैसे बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन मेन मुख्य तौर पे पूरी इंडिया के अंदर कैसी भी कंपनी पकड़ लो, आपकी 3 रिटर्न जाती है। 3 रिटर्न के ऊपर पूरी फोकस करनी है। इनके अलावा भी है जो हम बात करेंगे एज पर द इंडस्ट्रीज, वो हम बाद में देखेंगे। पहली बात है, जीएसटी रिटर्न में 3 टाइप के फॉर्म्स अवेलेबल है। फॉर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल। नंबर 1 जीएसटी R1। R1 क्या होता है? जो हम यहाँ पर सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, उनकी डिटेल्स सरकार को बताना, दैट इज द जीएसटी R1। इसके बाद जीएसटी R3 भी, इसमें क्या जाएगा, तो जो सेल की समरी, यहाँ सेल के जो हम डाल रहे हैं उनकी समरी जाएगी, सेल की समरी जाएगी। इसके अलावा जो परचेज और एक्सपेंसेस का जो एंट्री पास कर रहे थे, इन दोनों को मिक्स करके बनेगा जीएसटी R3B। दैट मीन्स जीएसटी R1 ओनली सेल का समरी है, सेल का डिटेल्स है। जीएसटी R3B सेल, खर्चे और परचेज दोनों की समरी है जोड़ करके। ये दोनों हम बना करके सरकार को देते हैं। इसके अलावा हमें जीएसटी R2A 2B की रिकन्सिलेशन करना पड़ता है। ये रिकन्सिलेशन क्या है, तो जरा इसको समझते हैं पहले। देखिए, मैंने इसको समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। एक कंपनी है A लिमिटेड जो दिल्ली में है, उसने माल बेचा B लिमिटेड को, दिल्ली वाले को 1 लाख रुपए का, जीएसटी 18% लगा करके। यहाँ पर A है सेलर, तो सेलर होने के नाते हमें फाइल करनी है जीएसटी R1। तो A ने जीएसटी R1 फाइल किया। जैसे ही फाइल किया, सेल दिखाया,
तो बी लिमिटेड की पोर्टल पे यानी कि साइट पे आकर के उसका एक 2A का बॉक्स बन जाता है, जीएसटी 2A का और 2B का। उसके अंदर ये जो R1 यहाँ से फाइल किया वही डेटा देखना चालू हो जाता है। तो इसके लिए सेल है, इसके लिए हमारे लिए परचेज है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस वेंडर से हमने 10 बार माल खरीदा, एक महीने में 10 बार माल खरीदा, यानी 10 बिल से माल खरीदा। इसने 9 बिल तो चढ़ा दिए लेकिन एक बिल नहीं चढ़ाया, ऐसा भी तो हो सकता है। या 10 बिल चढ़ाया, उसमें 1-2 गलतियां कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इनके ऊपर कंट्रोल रखता हूं मैं, ये बंदा सही तरीके से हमारा सेल चढ़ा रहा नहीं चढ़ा रहा है, जो हमने परचेज किया उसको चढ़ा नहीं चढ़ा रहा है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें करना पड़ता है रिकंसिलेशन, रिको बोलते हैं। ये भी हमें महीने में करना होता है। दैट मीन्स एक महीने में 3 काम तो कम से कम मुझे करना है, जो कि करना है R1 सबमिट करनी है सरकार को, 3B सबमिट करनी है सरकार को, और साथ ही साथ GSTR 2A 2B की रिकंसिलेशन, मतलब मिलान करना है कि R1 जो फाइल की गई है वेंडर की तरफ से और हमारे पोर्टल पे जो डेटा आ रहा है वो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैचिंग कैसे करते हैं, क्या लगाते हैं, इसमें पाइवोट लगाएंगे मैचिंग के वक्त, वो बात की बात है। बट अभी देखते हैं कि ये सब हम फाइल कब करेंगे, हमारा समय क्या होगा, टाइमिंग क्या है इसको फाइल करने की, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक कोई दिक्कत? हाँ, ओनली सेल। हाँ ठीक है सर, आज जीएसटी मैं दोनों मिक्स जाएगा, सेल और परचेज मिक्स जाएगा। हाँ दोनों जाएगा, दोनों का मिक्स डेटा, जो पहला वाला जो दिया वो उसमें तो आएगा ही आएगा, वो फिर दोबारा जाएगा, मतलब ये जाएगा इसके अंदर तो आएगा, इसके अलावा परचेज के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर जाएगा डेटा। ठीक है, और फिर रिकंसिलेशन करनी पड़ती है, रिको बनानी पड़ती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए ठीक है। अब सवाल है कि ये सब हम जो फाइल करेंगे वो समय क्या होगा, टाइम क्या होगा। इसको समझने के लिए एक जरा इस टेबल पे आते हैं, जरा इसको टेबल को समझिए, बहुत आसान तरीके से समझ में आपको आएगा। सुनिए, एक कंपनी है केस 1 ए लिमिटेड दिल्ली में, उसकी एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ है। ध्यान रखिए, एनुअल टर्नओवर 6 करोड़। ये एनुअल टर्नओवर हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वो 20-21 की बोल रहा हूँ। जरा बहुत गौर से जरा देखना है इस क्वेश्चन को। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी एनुअल टर्नओवर समझ, साल का सेल, और सेल किसे कहते हैं, टर्नओवर किसे कहते हैं, जिसमें जीएसटी मिलाकर होता है। जीएसटी मिला के विदाउट जीएसटी? विद जीएसटी ना, खेलें जरा कबोर्ड। कबोर्ड विदाउट जीएसटी सर, नहीं, मैं तो खेलूंगा नहीं पढ़ाया था। बगुला होता है। तो मैं बीच में फंसाता रहूंगा, ट्रैप करता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। यानी टर्नओवर उसे कहते हैं जिसमें जीएसटी शामिल नहीं होता। ठीक, तो विदाउट जो गुड्स की वैल्यू होती है बिना जीएसटी का, दैट इज अ टर्नओवर। उस टर्नओवर कब की पूछ रहा हूं मैं, कह रहा हूं 20-21 की। चल क्या रहा है? 21-22, नॉट 22, 21-22 चल रहा है। तो 20-21 में अगर आपकी टर्नओवर किसी की 6 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ से ऊपर, यहां दायरा बनाया गया है 5 करोड़, यानी कि बीच का मीडिएटर है 5 करोड़। 5 करोड़ से अगर ऊपर है पिछले साल के टर्नओवर, तो रिटर्न जाएगी मंथली से पिछले साल। ध्यान रखिएगा, 20-21 में टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर थी, तो इस पूरे साल 21-22 में रिटर्न जाएगी आपकी मंथली बोले तो एक महीने के अंदर जो आपको परचेज सेल एंट्री किया आपने, उसके अगले महीने भेजना होगा। मई में भेजना है, मई का जून में भेजना है, जून का जुलाई में भेजना है, मार्च का अप्रैल में भेजना है। तो अभी मैंने बोला कि 2 रिटर्न जाएगी, R1 और 3B। ठीक, R1 में सेल जाएगी, 3B मिक्स जाएगा। तो R1 जब भेजेंगे तो अप्रैल महीने का R1 भेजेंगे अगले महीने के 11 मई तक। ठीक, और ज्येष्ठ 3 भेजेंगे 20 तारीख तक, यानी पहले जाएगी R1 11 तक और 3 भी जाएगी 20 तक। 11-20 फिक्स है डेट, फिक्स डेट है, इसके पहले भेजिए। मतलब 1 तारीख, देखिए अप्रैल का पूरा खत्म कर लें, अप्रैल महीना खत्म हो गया तो मई 1 से चालू हो गया, तो 1 से लेकर 11, फिर हो गया 1 से 20। तो पहले आप R1 भेजो, फिर 3 भेजना। मान लीजिए 4 तारीख को आपने R1 कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए बहुत जल्दी करते हैं तो 4 कर लिया, तो 4 तारीख के बाद 3 भेजिए। यानी ये अंतिम डेट है, लास्ट डेट है ये, उसके पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद फाइन चालू हो जाएगी। ठीक, यहाँ और पेमेंट सरकार कब जाएगी? पेमेंट जाती है GSTR 3B के साथ, और तो इसका मतलब है पेमेंट कब जाएगी? 20 तारीख को, 20 मई को जाएगी। ठीक, लायबिलिटी बनी तो, इफ एनी, अगर हुआ तो लायबिलिटी बनी तो 20 तारीख जाएगी। क्लियर होगा? अगर मैं मई की बात करूं तो कब तक जाएगी? फिर वही 11 जून की। यानी पूरे मई के अंदर जो परचेज सेल हमने किया, इसके 11 जून तक R1 जाएगी,
3B कब तक जाएगी? 20 जून तक। और पेमेंट कब जाएगी? 20 जून तक। तो इस तरह से लगातार आप करेंगे तो जून जुलाई कर सकते हैं। इस तरह मार्च देखिएगा तो मार्च की 22 की कब जाने वाली है? 11 अप्रैल, 20 अप्रैल और देन फिर 20 अप्रैल। ठीक, तो ये उनके लिए है जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से ऊपर थी, 5 करोड़ प्लस था, ये उनके लिए हमने बात किया। ठीक, तो इसमें मिड पॉइंट है 5 करोड़ का। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? मान लीजिए इस साल ये 21-22 जो चल रहा है, हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे हो जाती है, तो फिर ये मंथली का चक्कर फिर खत्म हो सकता है। लेकिन अभी तो हम पिछले साल के लेके चल रहे हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन में किसी को पूछने का? नहीं, तो जरा सुनिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बी लिमिटेड दिल्ली एक दूसरी कंपनी है जिसके की सालाना एनुअल टर्नओवर सिर्फ 4 करोड़ है, दैट मीन्स 5 करोड़ से नीचे है। तो 4 करोड़ है पिछले साल के 20-21 की। तो सरकार ने इसके लिए 2 ऑप्शन दिया। इसके लिए दिया कि या तो तुम मंथली कर लो, या तुम 3-3 महीने में भी रिटर्न बना सकते हो, यानी साल में केवल 4 बार भेज सकते हो डेटा। लेकिन अगर मंथली सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा जो समय रहेगा पूरे साल वो यही रहेगा जो समय इनका था, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब 5 करोड़ से टर्नओवर अगर नीचे होता है तो ध्यान रखिएगा आपका जो मंथली का जो सिस्टम बना हुआ है ऊपर वाले के लिए सेम टू सेम आपका भी रहेगा। आपके लिए कोई स्पेशल केसेस नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने चूज किया है मंथली रिटर्न को। अब चूज कहां से करते हैं पोर्टल पे, ये सब दिखाऊंगा करके, ये कहां पे जाते हैं, क्या करते हैं। मंथली कर लिया तो फिर मंथली नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार मंथली कर लिया तो ऐसा नहीं है, आप अगले क्वार्टर में क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल तो माइंड सेट कर लीजिए, एक बार मंथली कर लिया तो कर लिया, बट चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर मंथली कर लिया तो कर लिया, सोच लीजिए। तो अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया है, टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से नीचे है और आपने मंथली सिलेक्ट किया है, तो ऐसे केसेस में सेम टाइमिंग रहेगी R1 की और सेम टाइमिंग रहेगी 3B की, जो 5 करोड़ से ऊपर वाले का होता है। ठीक, कोई स्पेशल केसेस आपके लिए नहीं आने वाला है। तो यहां तक तो कंफ्यूजन कुछ है तो पूछें, नहीं ना? चलिए, तो अब जरा जो मजे वाली बात है जो ये समझते हैं। केस नंबर 3 कि बी लिमिटेड जो कंपनी है जिसके टर्नओवर 4 करोड़ से नीचे है, अब उसने एक स्कीम को अडॉप्ट किया क्वार्टरली को, जिसका स्कीम का नाम है QRMP। जरा समझिएगा, QRMP स्कीम। एक QRMP क्या होता है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यानी टर्नओवर हमारी 5 करोड़ से नीचे है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो मंथली रिटर्न भेज सकते हैं और या तो हम क्वार्टरली भेज सकते हैं। क्वार्टरली अगर भेजेंगे तो उस स्कीम का नाम होता है QRMP। QRMP स्कीम को देखने के लिए आपको फुल फॉर्म वगैरह चेक करने के लिए मैंने इसमें लिख रखा है, देखिए यहाँ पर। QRMP स्कीम ये लागू हुआ था जनवरी 1, 2021, यानी 1 साल पहले। फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब समझिए, रिटर्न जाएगी क्वार्टरली, यानी R1 और 3B जो हम भेज रहे हैं ना, वो हम भेजेंगे 3-3 महीने में क्वार्टरली, बट हमें पेमेंट करनी पड़ेगी मंथली। मंथली करना पड़ेगा सरकार को, जो पे करेंगे GST, अगर लायबिलिटी बनती है तो हमें मंथली पे करना है। इंतजार नहीं करना है कि 3B तो अब जाएगा 3 महीने में तो पे करेंगे, नहीं, हमारा ब्याज लग जाएगा। यानी रिटर्न जाएगी क्वार्टरली, यानी सिर्फ डेटा सबमिट करना है क्वार्टरली, लेकिन पैसा जो भेजना है सरकार को वो मंथली करना। इसलिए इसका नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। M फॉर मंथली, P फॉर पेमेंट। ये बात क्लियर है? तो अब चलते हैं उस चीज पे कि देखते हैं कि कब होने वाला है, इसके साथ क्या घटना घटेगी। सुनिए, तो बी लिमिटेड के पास जो टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उसने QRMP स्कीम को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने पे क्या हुआ, इस पूरे साल में उसने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करेगा। तो उसके पैनल पे, उसके पोर्टल पे 3 चीजें दिखेगी, IFF, GST R1 और 3B। यानी उसने सिलेक्ट किया QRMP, तो QRMP को सिलेक्ट करने से 3 बातें उसके पैनल पे आ जाता है, IFF, R1 एंड 3B। जबकि उसने मंथली किया होता है तो सिर्फ 2 ही आते हैं, R1 और 3B। तो ये क्या है बड़ा, जब बताते हैं। IFF क्या है कि R1 का भाई है, छोटा भाई है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि मंथली कोई बिल चढ़ाना चाहते हैं अपने पार्टी का, जिसको माल बेचा है, वो परेशान कर रहा है, कह रहा है कि यार तुम तो 3-3 महीने में चढ़ाते हो यार, R1 फाइल करते हो। तो R1 फाइल करने से उसको इनपुट मिलता है 3 महीने बाद, तो कहता है यार फिर तुम्हारा पेमेंट भाई फंसा के रखूंगा मैं कुछ, क्योंकि मेरे को इनपुट मिलता नहीं है। तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था किया कि तुम्हारे पैनल पे दिखेगा IFF,
इसका फुल फॉर्म है, देखिए लिख रहा हो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज, यानी इनवॉइस डालने की सुविधाएं। लेकिन ये ऑप्शनल है, मतलब आपको लग रहा है कि परेशान कर रहा है सामने वाला पार्टी तो इसको भरो, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको आईएफएफ भरना है मंथली, अप्रैल का आईएफएफ यानी कि बिल चढ़ाना ही है, तो आप इसे 13 तारीख तक चढ़ा सकते हैं, यानी 13 मई 2021 तक चढ़ा सकते हैं, जो पहले 11 थी। ठीक, और R1 आपके लिए नहीं दिखेगा क्योंकि R1 का टाइमिंग आपने QRM पे लिया है, तो आपको 3 महीने बाद ही दिखेगा। और आपके पैनल पे उस महीने में अप्रैल का आपका GST 3 भी नहीं दिखेगा, लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 25 मई 2021 तक, जो पहले 20 थी। अब जरा नेक्स्ट एक क्वार्टर देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। मई का अगर आईएफएफ डालना है तो 13 जून तक डालेंगे, R1 नहीं दिखेगा पैनल पे आपके, 3 भी नहीं दिखेगी, पेमेंट करनी है 25 जून तक। लेकिन जब जून महीना आ जाएगा तो आईएफएफ बंद हो जाएगा, क्योंकि आईएफएफ ही GST R1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही है ना। ये तो इसका बोला ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ये दिखेंगे नहीं, और उसके बदले आना चालू हो जाएगा GST R1। ठीक, और R1 आपको फाइल करनी है तो जैसे 13 जून तक फाइल करते थे, 13 तारीख तक, वैसे ही 13 जुलाई तक आप फाइल करेंगे जून की R1, और आपकी 3B आ जाएगी। अब 3B की तारीख जो है वो आने लगेगी 24 जुलाई, जो पहले होता था 20 जुलाई। और 3B जब जाती है तभी पेमेंट जाती है फाइनल, तो इसका मतलब पेमेंट की तारीख 25 तक बनाई गई थी, और 3B